जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सियासत क्या है? सियासत उस नदी की तरह है या उस बहती नदी की तरह है, अगर आप उसका रास्ता रोके भी तो वो अपना रास्ता बना लेती है। और सियासत भी शायद इसी तरह की है। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी परिस्थिति में सियासत अपना रास्ता तय कर लेती है। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं उस पे कई तरह की चीजें सामने हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिसने लगभग छोटी या बड़ी, इलाकाई या कौमी, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को मुतहर्रिक कर दिया है, एक्टिव कर दिया है। कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर बयानबाजी से पीछे रहना नहीं चाहती। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है हमारी आपकी पहचान से जुड़ा। जी हां, यानी जातिगत जनगणना, यानी जात के पहचान के साथ, यानी जात पर मबनी मर्दमशुमारी कि हिंदुस्तान में जो आबादी है वो कितनी है, और ये आबादी बिरादरी के हिसाब से, जात पात के हिसाब से कितनी है, किस जात की कितनी आबादी है, यानी जनगणना, जातिगत जनगणना। ये जो मुद्दा है वो ऐसा लगता है कि सिर चढ़कर बोल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत कि खास तौर से देश में और साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को लेकर कितनी गहमा गहमी है, सियासत किस तरह से गर्म है। जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो जैसे ही एक दिन पहले इस बात का ऐलान हुआ कि केंद्र की जो सरकार है, जो अभी एनडीए की सरकार है, जिस एनडीए में सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो घटक दल है सबसे बड़ा, वो है बीजेपी। तो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की मरकज की सरकार, ये सरकार जनगणना जब भी होगी उस जनगणना को जातिगत आधारित जनगणना कराएगी। इस बात का ऐलान हुआ। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ ही जो रिएक्शंस आने लगे हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, लगभग तभी पार्टियां जो है वो ये कह रही हैं कि इसका झंडा तो हमने उठा रखा था, ये तो हमारी पार्टी का मुद्दा था, ये तो हमारी पार्टी का एजेंडा था, इसके लिए तो हम लड़ रहे थे, इसके लिए तो हम आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दरअसल ये हमारा जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका एक, यानी सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है उसकी तरफ से या पीएम मोदी से ये एक मास्टर स्ट्रोक है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना मास्टर स्ट्रोक है और ये मुद्दा कितना असरअंदाज होगा लोगों की सोच पर। भारत की सियासत, चूंकि भारत में, हिंदुस्तान में खास तौर से जाति को लेकर के जो सियासत है, या सियासत ऐसी सियासत जिसमें जाति का छौक लग जाए या तड़का लग जाए, तो वो जो है उसमें एक अलग से नतीजे और अलग से जो है एक सरगर्मी देखने को मिलती है। आप याद कीजिए, चाहे वो मंडल कमीशन हो या उससे पहले उसी से मिलता जुलता जो है आरक्षण की बात हो, किस तरह से इसने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। तो क्या ये मुद्दा भी आने वाले दिनों में सियासत को उतना ही ज्यादा मुतासिर करेगा, उतना ही ज्यादा प्रभावित करेगा? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि इसका असर जो सबसे पहले अभी जो चुनाव आने वाले हैं, अगर आप ध्यान दें तो आपको याद आएगा कि बिहार में जो है जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। बिहार में वहां की जो असेंबली की सरकार जो है, असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा वहां भी असरअंदाज होगा? हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, हम उनका तारुफ कराएंगे आपसे। वहां भी ये हो रहा है कि बिहार में ज्यादातर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के पोस्टर्स है उसमें राहुल गांधी को उसको क्रेडिट दिया जा रहा है, धन्यवाद कहा जा रहा है। जो आरजेडी के पोस्टर है उसमें लालू और तेजस्वी को इसका धन्यवाद दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है। बीजेपी जो है वो इससे अपने तौर पर बनाने की कोशिश कर रही है कि भाई ये हमारी जो है सरकार जो मरकज में उसने एक बड़ा फैसला लिया है। और ऐसी तमाम पार्टियां
जेडीयू कह रही है कि हम तो इस मुद्दे को लेकर पहले से ही लोगों के बीच जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, ये बहुत अहम है, वाकई ये होना चाहिए, इससे पता चलेगा और फिर उससे कि कौन कितनी तादाद में है, फिर उससे हिसाब से जो है सियासी जो है नीतियां बदलेगी। हमारे साथ मेहमान कुछ जुड़ चुके हैं, हम उनका आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल मजीद लारमी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, और बशरत बुखारी, सीनियर लीडर पीडीपी, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अजय भारती, एक्स एमएलसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन जो है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ देर में बल्कि जुड़ चुके हैं दीपांशु भट्ट, कांग्रेस यूथ स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले मैं अजय भारती आपके पास आना चाहूंगा। भारती जी, ये बताएं कि ये मुद्दा जो है सियासत में किस तरह से अपनी जगह ही सिर्फ नहीं बना रहा है, बल्कि तमाम मुद्दों में सबसे आगे जाकर शायद बैठ गया। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और मानकर चलना चाहिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद या बाकी सारी ऐसी घटनाएं आपने गिनाई, उसके बाद जो राजनीति का परिदृश्य बदला, इसके बाद भी निश्चित रूप से ये परिदृश्य बदलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका अपोजिशन कभी किया नहीं था, बल्कि वो तो इतिहास है कांग्रेस का कि उन्होंने लगातार इसका विरोध किया था जब वो सरकार में थे, कर नहीं पाए। हालांकि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वादा भी किया था, लेकिन 2011 की सेंसस में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन हमारा यह मानना है कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है, और आगे आने वाली राजनीति इसमें आप इसको कई ढंग से देख सकते हैं कि रिजर्वेशन पर भी इसका असर, हालांकि अभी सिर्फ यह है कि 1931 के बाद पहली बार हमें एक साइंटिफिक डाटा हमारे पास आ जाएगा, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो जब सेंसस हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से सर्वे नहीं होगा, ये सेंसस होगा। हाँ। तो इसलिए सर्वे और सेंसस में बहुत अंतर रहेगा। तो हमारे पास फैक्ट्स आएंगे, जिसके बाद जो देश की पॉलिसियां हैं, जो देश की चाहे इकोनॉमिक हो या बाकी सारी डेवलपमेंटल जो पॉलिसीज है, उस पर निश्चित रूप से इसको आधार बनाकर आगे की राजनीति इसके आगे बदलेगी, ये हमारा विश्वास टुवर्ड्स बेटर बदलेगी। ठीक है, ठीक है, आपने ये बात बताई। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, उनके पास जरूर करेंगे। हमारे साथ अजय भारती को अभी आप सुन रहे थे। दीपांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस यूथ स्पोक्स पर्सन है, यूथ विंग के। दीपांशु, अजय भारती इसके फायदे गिना रहे हैं, कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए साहब, पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि आपके माध्यम से देश के जितने भी एसटीज, ओबीसीज, नोटिफाइड ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा देश के जननायक नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, जिनकी तपस्या की वजह से, जिनकी प्रयासों की वजह से, जिनके कार्यों की वजह से जो सवाल दबाए गए थे, जो तथ्य छुपाए गए थे, वो सवाल बाहर निकले। जनता में एक मुहिम चालू हुई और उस मुहिम के चलते भारतीय जनता पार्टी को आज एक घोषणा करनी पड़ी कि जातीय जनगणना होती रहेगी। अगर इसका क्रेडिट किसी को मिलता है तो सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मिलता है। देश में पहली सामाजिक क्रांति बाबा साहब अंबेडकर जी ने लाई थी जब देश को संविधान दिया था, और आज देश में दूसरी सामाजिक क्रांति आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लाई है कि जातीय जनगणना उनके एफर्ट्स के जरिए से आज देश में आने वाला है। सही तरीके से जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी आज सुनिश्चित होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं कहना चाहूंगा, इनके नेता और बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट साहब का यह बयान है कि जो जातीय जनगणना के साथ है उसकी सोच तालिबानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का बयान है, और आज अजय भारती जी बोलते हैं कि हम समर्थन करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो एसटीज, ओबीसी को दबाने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना। ये तो वो लोग हैं जो मोदी जी खुद कहते थे कि देश में मात्र 4 जातियां होंगी। और मैं आपके 30 सेकंड और लेता हूं और भी विस्तार में बताना चाहूंगा अजय भारती जी को, आज आईना दिखाना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह ने 2010 में का सेंसस लाया था, 11 में तो खत्म हो गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, डेट आप नोट कर लीजिए, आपके माध्यम से युवा देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, 19 मई 2011 को जातीय जनगणना भारत में हुई थी, लागू हुई थी, डेटा आया था। मगर उसके बाद सरकार बदली, भाजपा ने वो डेटा पब्लिकली नहीं ओपन किया। यहां तक कि इनके ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि नीति आयोग के उप अध्यक्ष के चलते हमने कमेटी बनाई है और ये सारा डेटा पब्लिक होने वाला है, और वो कमेटी
आज 2025 11 साल के बाद भी उस कमेटी का डेटा हमारे सामने नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अब क्रेडिट खाने की कोशिश कर रही है, झूठ बोल रही है, मगर देश समझदार है, देश का युवा जानता है अगर किसी ने जातीय जनगणना के लिए लड़ाई की है तो सिर्फ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने की है। ठीक है अजय भारती जी, आप अपना जवाब रेडी रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। पहले चलते हैं, बशारत बुखारी हमारे साथ मेरा ख्याल है जुड़ चुके हैं। बशारत साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, लगता है अभी उनके उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय भारती, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना विपक्ष यानी खासतौर से कांग्रेस कह रही है कि आपने इनके मुद्दे को अडॉप्ट कर लिया है। खुद राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा विजन था जिसे केंद्र ने अडॉप्ट कर लिया। तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? इससे मजाहिया बात कुछ हो नहीं सकती। मैं तो इस पर हंसी मेरे को आती है। सबसे पहले 2011 में जब जिसको वो करते थे वो सर्वे था, और सर्वे में अगर आपको पता होगा 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने, लगभग 5,000 4,890 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उसमें लगभग 9 करोड़ गलतियां हुई थी, जिस का जिक्र किया जा रहा है कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, उन्होंने वो बाकायदा रिकॉर्ड लिया क्या कि इसमें क्या गपलाबाजी हुई। एक तो वो सर्वे था, वो सेंसस नहीं था। सेंसस में पी चिदम्बरम ने इसका बिल्कुल विरोध करके होने नहीं दिया। 2011 की सेंसस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2010 में वादा किया था कि हो जाएगा, लेकिन 2011 की सेंसस में जो 29 कॉलम थे उसमें कास्ट वाला कॉलम उन्होंने लगने नहीं दिया। वो कांग्रेस जी, दीपांशु आप जवाब दे सकते हैं। मैं इतना ही नहीं, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी के समय से बात है कि वो कास्ट के विरुद्ध है, और जिस बड़े गैर जिम्मेदारी के साथ जो वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हटाने में, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने में कांग्रेस ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए ये क्लेम करना, ये जनता जानती है कि पिंडी अलायंस आज ऐसे करता है। इंडिया अलायंस नाम है आरएसएस के साहब, इंडिया अलायंस नहीं चलने वाली है। आरएसएस के देशद्रोही साहब, आरएसएस के गोलवलकर सावरकर के साहब, मेरी बात सुनिए। आपकी तो इतिहास ही आपका देश विरोधी, संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। आरएसएस के बंगाइयों के आरएसएस के बंगाइयों का हमें नहीं सुनना। हमने देश के संविधान के साथ है, हम देश के एकता के साथ, अखंडता के साथ है। उसकी चिट्ठी पहनने वाले लोग हैं ये हमें बताते हैं। आरएसएस के जनाब, देश जानता है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, संविधान के साथ हम हैं, देश के साथ हम हैं, हम गरीबों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे थे हम तालिबानी है, जो जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले तालिबानी है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमको तालिबानी कहते हैं, आप देश की आधी आबादी को तालिबानी कहते हैं। देश की आधी आबादी को तालिबानी कहने का हक कैसे दिया आपको? शर्म आनी चाहिए। आरएसएस वाले को शर्म आनी चाहिए, आरएसएस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आधी आबादी को तालिबानी वाले कहते हैं लोग। आधी आबादी की जनता, एसटीज, ओबीसी को देखिए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुद्दे पर पार्टीज जो हैं वो कितनी ज्यादा मुखर हो गई हैं। आप अभी सुन रहे हैं, आप भारती जी को भी सुन रहे हैं और आप जो है दीपांशु को भी सुन रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मुद्दा अब कितना ज्यादा जो है अभी चर्चा का विषय बन चुका है। दीपांशु, मैं आपको थोड़ा सा चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, और अजय भारती जी आपको भी। हमारे साथ लारबी साहब जुड़ चुके हैं, एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब्दुल मजीद लारबी। अब्दुल मजीद लारबी साहब, ये जातिगत जनगणना यानी कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी, जाहिर है मरकज ने इसका ऐलान कर दिया कि वो कराएगी। राहुल गांधी ने पूछा है कि टाइमलाइन बता सरकार कब कराएगी, हम वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा विजन था, इसे आपने अडॉप्ट कर लिया, ये उनका कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कैसे देखती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासत के लिए भी कहीं ना कहीं यह मुद्दा अहम है? हेलो जी लारबी साहब, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो बताएं। जनाब, जो आप अभी कह रहे हैं कि ये जो सेंसस है, कोई जात पात पर कोई सेंसस है, तो ये बिल्कुल डिवाइड करने के लिए है कि लोगों को डिवाइड किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे इसको करने से, इसको कानून बनने से या इसको इम्प्लीमेंट करने से यहाँ पे लोग डिवाइड हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जात पात की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड किया जाना चाहिए। जात पात की बुनियाद पर सियासत की बात नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि जात की बुनियाद पर गिनती हो लोगों की और उसके आधार पर फिर नीतियां बने,
क्यों? कि किसकी जरूरत तादाद क्या कितनी ज्यादा है, जब- कौन जब- कमजोर है, कौन पिछड़ा रह गया, एक किसको विधान- किसको सरकारी कुछ नियम कानून और सरकारी स्कीमों में जो है उनको आगे प्रेफरेंस दिया जाए, ये है बात। जब हम कह रहे हैं कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, सब कुछ एक एक चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है कि हम जात पात पर की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड करेंगे कि ये मुसलमान है या ये ओबीसी है या ये सिख है या ये हिंदू है या किसी और मतलब या एसटी है या पहाड़ी है, व्हाटएवर। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से यहाँ के लोग जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं लालमी साहब, अब्दुल मजीद लालमी साहब, ये बताएं, ये आपका अपना जाती मतलब रिमार्क से जवाब है, आपकी पार्टी का है? चूंकि फारूक अब्दुल्ला साहब इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए, ये फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए। हम उनके स्टेटमेंट को स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं टेक्स्ट में। जी फारूक साहब, देखो फारूक साहब ने ऐसा नहीं कहा कि ये होना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि अगर ये वहां पे कानून ये बना रहे हैं तो किस बुनियाद पर है ये तो लोगों को पहले पता होना चाहिए। हर एक को ये मतलब इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ये कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं। तो अगर हम ओबीसी या जात पात की बुनियाद पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, यहाँ पे एसटी, पहाड़ी या और कोई जबान पे लोगों को सेंसस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि फारूक साहब ने भी यही कहा कि अगर ये कर रहे हैं तो चलो ठीक है, क्योंकि उसने वो जवाब जो दे दिया, जो उसने कहा, वो इसने ये नहीं कहा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये उसको तारीफें नहीं की उसने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात जो कही है। मैं आपके पास फिर लौटता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ बशारत बुखारी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर है पीडीपी के और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी है। बशारत साहब, ये जात पर मबनी मर्दमशुमारी, ये कितना बड़ा एक मुद्दा है हिंदुस्तान की सियासत के लिए या हिंदुस्तान में सियासत के बीच? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के या तो इसके विरोध में यानी इसके मुखालफत में या इसके सपोर्ट में पार्टियां बनी हुई हैं बदाबता। कोई पीडीए के नाम से, चाहे समाजवादी पार्टी आप यूपी में देख लीजिए, वो कह रही है पीडीए की जीत है। बिहार में आरजेडी कह रही है कि ये हमारे नेता लालू यादव और जो हमारे समाजवादी नेता रहे हैं उनकी जीत है। कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे नेता की जीत है। अब तारिक कबीर कर्रा साहब का बयान हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। फारूक साहब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वाकई अहम है, हमें पता चलना चाहिए कि कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने ब्राह्मण हैं और कितनी बिरादरियां हैं अलग अलग। बीजेपी कह रही है कि ये हम पहली बार ऐसा कराने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस से कभी इसको सर्वे कराया न कि सेंसस कराया, और कांग्रेस ने इसका एक तरह से दुरुपयोग, जो है उसका मतलब इस्तेमाल किया है, सियासी इस्तेमाल किया। आपका से जी देखिए, ये जात का पता होना, कौन किस जात का है, कितना है, क्या नहीं है, इस पे सब पार्टियां बात करती हैं, बात करती रही हैं, आज भी बात कर रही हैं। ये एक, जब हम बात करते हैं, जब कोई भी बात करता है तो एक इसमें वेगनेस बहुत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि अब जब कैबिनेट ने कल ये कर दिया, अब इस पे जिस तरह से रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, ये जो कानून की किताब होगी उसमें जुमरात क्या होंगे, उसकी शिकें क्या होंगी, ये जब पता चलेगा कि इरादा क्या है सरकार का, तब मुझे लगता है तब जाके इस पे खुल के बात की जा सकती है कि आपको कहाँ पे इसके खिलाफ बोलना है या कहाँ पे हक में बोलना है। अभी ये एक सिर्फ फैसला हुआ है, फैसले के पीछे इरादे क्या है और उसके बाद किस तरह से उसको शेप दी जाएगी, किताबी शक्ल दी जाएगी, उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस जात का तो ठीक है, कोई पता चलेगा ये इस जात का है, लेकिन इस जात का पता होके उसके बाद सरकार को करना क्या है, इम्पोर्टेंट इज दैट, वो अभी हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं, उसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ अजय भारती मौजूद है, बीजेपी के एक्स एमएलसी है। भारती साहब, बताएं आप कि सरकार यानी आपकी पार्टी है जो सरकार में है, तो अगर ये घोषणा कर रही है, कर चुकी है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, बताइए। पूछ रहे हैं अभी पैनलिस्ट हमारे। क्लियर है, इसमें कोई बात कोई छिपी हुई, पिछले कई वर्षों से ये डिबेट में इशू चल रहा है। मैंने फिर बताया आपको कि अगर आप सितंबर 18 को देखेंगे 2024 में भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने सेंसस पर जब बोल रहे थे, क्लियर कहा था कि हमें इसमें कोई हर्ज नहीं और हम इसको करवाने वाले हैं, जब सेंसस के साथ आया सही बाद में उसका डिक्लेरेशन हो जाए। लेकिन मुझे एक वो बयान याद आ रहा है आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि देश में तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं। हाँ, आगे बताओ, अगर आप वो अभी भी लागू है। अच्छा। आप वही देखिए, असल में वही, आप अगर इसको थोड़ा सा इंटरलिंक
करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। महिलाओं की जो आरक्षण है वो लागू हो जाएगा, वो सारे वो ऐसा हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अंतर किस में आएगा मैं बता रहा हूं। देखिए, क्रीमी लेयर पर बड़ी सियासत हुई है, लेकिन वो लागू नहीं होने दिया गया। यहां पर भी रिजर्वेशन के बारे में बड़ी बात चल रही है कि भाई जो एक डिविसिव, जिसको आप ये कहते हैं कि भाई जिसका जितने नंबर उतना उसका हक, ऐसा जब बात चलती है तो बेसिकली डाटा कहां है? पॉइंट सिर्फ 1931 का डाटा 2025 में लागू। लेकिन अजय साहब इससे पहले कि दीपांशु आपसे कुछ सवाल करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का ये स्टैंड लेने में क्या आपको लगता नहीं थोड़ा देर हो गया शायद? देर इस वजह से नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कि काफी लंबे समय तक मतलब विचार मंथन चल रहा होगा? क्योंकि निश्चित रूप से देखिए ये एक सेंसिटिव इशू है, काफी सेंसिटिव इशू है। इसको किसी भी तरह से डबल सोर्स, क्योंकि हमें मालूम है कि जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट से जुड़े हुए लोग इसको किस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनके इस पर कितने पेपर्स छपे हुए हैं। इसलिए उसको इमोशनली सरचार्ज करने के लिए हमने मंडल कमीशन के टाइम पर भी देखा कि किस प्रकार से आत्मदाह, सेल्फ एमोलेशन की भी बातें चली। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब कोई कदम ले लेती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को ठीक से समझने के बाद ही उसको डिसीजन ले लेती है और स्टेक होल्डर्स के। लेकिन कुछ टिप्पणी इस तरह से आ रही है कि मतलब जो एलओपी है संसद में, उन्होंने कहा था सदन में कि हम ये चीज हम करवाएंगे और अगर ये नहीं करेंगे तो जब हम आएंगे तब करेंगे। उन्होंने बहुत सी चीजें कही थी, उन्होंने तो गले भी पड़े थे। वो उनको सीरियसली लेता कौन है, मुझे ये बताइए पहले। दीपांशु आपके पास आता हूँ, कौन सीरियसली लेता है दीपांशु, बताइए। देखिए, वो तो बहुत सारी बात होती है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को पूरा देश सीरियसली लेता है और एनडीए का घटक दल भी सीरियसली लेता है, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो था, ये देखिए ना, प्लानिंग है, वही प्लानिंग विजय नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, डिबेट ऐसे नहीं होता। आपने इनको वक्त दिया, मुझे वक्त दे, मैं आपको आराम से पूरी चर्चा में बात करना चाहूंगा। देखिए, अजय भारती जी सम्मानित नेता है, पूर्व एमएलसी है, इनको नमन है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है। लेकिन इनको शिक्षा कितनी जरूरी होती है भाजपा में, ये मुझे आज मालूम पड़ा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मात्र 4 जातियां हैं भाई साहब, और डेटा कलेक्ट करने के बाद भी 4 ही जातियां आएंगी। कितना सर घुमा देने वाली बात है। युवा इसको देख रहे हैं, जनता देख रही है। हिंदुस्तान में क्या मात्र 4 जातियां हैं? मुझे बताइए दलित किस वर्ग में आता है? मुझे बताइए आदिवासी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोटिफाइड ट्राइब। अगर मैं ऐसे आपको 12-13 क्लास सबसेट्स बता दूं कास्ट के, जो इन 4 वर्णों में आते ही नहीं है, उनकी तो भागीदारी सुनिश्चित करनी है कि नहीं करनी है? अजय भारती जी पूर्व एमएलसी नेता इतने बड़े, इनको यही नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितनी जातियां हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी का इंटेंट और इनकी क्या एक मंशा है, क्या इनका इंटेलेक्ट है, ये साफ यहाँ पे दर्शाता है। और दूसरी बात, मंडल कमीशन की बात करूंगा। देश इस पे जानता है कि 1990 में मंडल कमीशन के अगेंस्ट कौन था। इस प्रकार के बचकाना सवालों पर मैं रिएक्ट नहीं करता। नहीं, बचपना नहीं है, बचकाना ये इनको जितनी इतनी समझ नहीं है कि वो 4 जातियां कौन सी बताई है। ऐसे डिबेट होता ही नहीं है। मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं मेरा फोटो आपके सामने रखा है, मैं आपसे तो मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। अजय भारती जी, जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा किताबें मैं लिख चुका हूँ, जितनी आपकी उम्र है उससे रिसर्च पेपर मैं लिख चुका हूं। ठीक है, देखिए, जाति कोई टिप्पणी मत कीजिए, कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिए, कंटेंट पे बात कीजिए, मौजू पे बात कीजिए। जी, इनको भी, हाँ, मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूं, इनको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर आपको इससे मॉडरेशन ऐसे करना चाहिए, बीच में ना बोले। ये कह रहे हैं मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, इतिहास गवाह, देश गवाह। मंडल कमीशन के अगेंस्ट आरएसएस वाले थे, मंडल कमीशन के अगेंस्ट तो बीजेपी वाले थे। प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है कि हिंदुस्तान में 4 जातियां हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है कि जातीय जनगणना करने वाली की जो मांग है वो तालिबानी सोच के है। मतलब जातीय जनगणना जो आज मांगता है वो तालिबानी है। ये अजय बिष्ट का बयान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। और आज जब जनता ने प्रश्न डाला, जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का विजन इनको मानना पड़ा और आज ये क्रेडिट चोरी करने का काम कर रहे हैं। जनता समझदार है, जनता जानती है सही मायने में एसटीज, ओबीसीज, ट्राइबल्स, आदिवासी, नोटिफाइड ट्राइब, डिनोटिफाइड ट्राइब, और भी ज्यादा पीछे जाए तो उससे भी आगे जो आदिवासी आते हैं, जो सुकमा में रहते हैं, बस्तर में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, रनिया में रहते हैं, उनके जो अधिकार है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं चैलेंज करता हूं अजय भारती जी, मुझे आप 6 जातियों का नाम गिना दीजिए, 6 जाति, बस 6 जातियों का नाम गिना दीजिए
मैं नमन करूंगा आपको, मैं मान जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का विजन अच्छा है, 6 जातियां गिरा दीजिए। चलिए वो आप उनसे बाद में फोन करके पूछ लीजिएगा अलग से, ऐसी बात नहीं है। हम अब इससे हमें मुद्दे से भटकना नहीं है, वो फोन पे आप बात पूछ लीजिएगा, 6 जाति है 7 जाति का पूछ लीजिएगा। अब तो बताता फैसला ही ले लिया गया है कि जाति गणना होगी, तो अब क्या रह गया उसमें, तो आप पूछ लीजिएगा जरूर। अब्दुल मजीद लारवी साहब, देखिए अब्दुल मजीद लारवी साहब, एक तरफ आप जहां ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप देखिए सवाल इसके बारे में क्या, मैंने आपके सवाल का जवाब पूछा अजय भारती जी से, लारवी साहब के सवाल का भी जवाब पूछा, बशार साहब के सवाल का जवाब पूछा कि भाई करने के पीछे मकसद क्या है। तो मकसद बताया यही गया कि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा, जैसा कि एक और नेता देश के कहते रहे कि एक्सरे करना होगा कि कहां पे क्या कमी है, कहां पे कुछ जरूरत ज्यादा है, तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी आबादी कम या ज्यादा है, कौन कमजोर या पिछड़ा रह गया, पीछे रह गया, तरक्की में पीछे रह गया, उसको क्या मदद चाहिए, तब कैसे हम प्लान बनाएंगे, कैसे हम स्कीम्स बनाएंगे, कैसे हम जो है प्रोविजन या नीति बनाएंगे। जी ये क्या लग रहा है आपको कि आपका जवाब मिल गया लारवी साहब? देखो, जैसे बशारत साहब ने कहा, अभी मैं सुन रहा था, उसने कहा कि ये पहले पूरा यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो ये पता चलना चाहिए कि किस तरीके से बना, इसका मकसद, इसके पीछे क्या मकसद है, ये कानून जो बनाएंगे तो इसके पीछे कौन सा मकसद है। तो अगर इसमें नेक कोई ऐसी बात होगी, अच्छी बात होगी, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ये इस चीज से मुझे लगता है कि ये मेरी जाती राय है, डिवाइड हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरीके से ये चल रहा था, हाँ, अगर कानून बन जाएगा फिर पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। पहले तो ये बन जाए, पहले तो ये बातचीत होगी, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा कि ये क्या ये सही है या गलत है। तो अभी कुछ पता नहीं, अभी तो ये फैसला हुआ कि हम ये करने वाले हैं। तो अभी क्या, किस तरीके से हम इसका, अगर मतलब जिस तरीके से आपने पहले मुझे सवाल किया, फारूक साहब ने कहा कि चलो ये आज कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, तो उसने उस अंदाज में कहा कि नहीं जी, हम पहले से ही कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चीज से तो लोग यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, हर जाति को, मतलब फॉर एग्जांपल ये ठीक है, आपकी जो फिक्र है वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगी, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं अजय भारती जी, 20 सेकंड आपको दे पाऊंगा, सिर्फ कंक्लूड करें इसे, 20 सेकंड। चाहता हूं कि एंटिनो मोइनो के बेटे राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपोजिशन किया मंडल कमीशन का। इंदिरा जी जब दोबारा 80 में आई, 80 से लेकर 90 तक उन्होंने मंडल कमीशन पर कोई काम नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वीपी सिंह की सरकार थी जिसने मंडल कमीशन को लागू किया, जिसने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और यहां पर जम्मू कश्मीर में भी चाहे एससी एसटी पहाड़ी कबीला के लोग हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज को हो। चलिए, टाइम अप फॉर यू दीपांशु, 20 सेकंड्स टू यू, उसके बाद भी हमें बशार सवाल जाना है। जी दीपांशु। जिस संगठन ने 52 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय में नहीं लगाया, कभी संविधान को नहीं माना, वो संगठन कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, जिस संविधान में एसटीज और एसटीज का आरक्षण सुनिश्चित किया, जिस संविधान में एसटीज ओबीसीज को बचाने के लिए एसटीज एंड एसटीज का एक्ट लाया, जिस संविधान में ओबीसीज का आरक्षण सुनिश्चित करने में कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज कांग्रेस पार्टी को ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जिनकी मनुवादी विचारधारा है, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। और मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, 10 सेकंड और लूंगा कि हम प्रधानमंत्री जी को ये बोलते हैं कि आप टाइमलाइन भी बताएं हमें कि कब आप जातीय जनगणना कराने वाले हैं, और कोई आपको सहायता चाहिए तो सहायता भी देने को हम तैयार हैं। हमारे पास तेलंगाना का टाइम अप। बशारत साहब आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट। मैं ये कहूंगा विशाल साहब आपको कि फिलहाल अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 100 में से 70 पोस्ट होते हैं रिजर्व फॉर रिजर्व कैटेगरीज, और जनरल के लिए 30 है। इसका मतलब 1 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ 30 पोस्ट है, और बाकी शायद 10-20-25 लाख के लिए 70 पोस्ट है। तो मुझे लगता है हम तो जनरल कैटेगरी वाले ज्यादा पीड़ित हैं, हमारे बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपकी ये एक इसलिए ना, जब तादाद का अंदाजा हो जाएगा सही कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसके बाद शायद उद्देश्य बनेगा, जैसा आपने बताया कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए विशाल साहब कि अल्टीमेटली ये जनरल कैटेगरी वाले रिजर्वेशन मांगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए, ओके।
अलग अलग रीजन में, अलग रियासतों में, राज्यों में अलग इसको लेकर के सियासत है। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम हमारे साथ जुड़े रहे इस खास मौजू पर बातचीत के लिए। लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि अभी ये और ज़्यादा इस पर सियासत होगी और ज़्यादा बयानबाजी होगी, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है जिसके आसपास तमाम देश की राजनीति जो है वो घूमती फिरती है। नमस्कार।